आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का शुमारा और मैं हूं शाह सबरीन। और आज एक्सपर्ट एडवाइस का एक नया एपिसोड लेके आप सबकी पेश खिदमत हूं। जैसा कि हम जानते हैं, कश्मीर में पिछले कुछ सालों से जो कैंसर रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हमें आए दिन कोई ना कोई एक कैंसर पेशेंट देखने को मिलता है। ये कई सारे रीजंस हैं इस चीज़ के जिसकी वजह से ये जो कैंसर रेट्स हैं कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसी सिलसिले में अगर हम आज बात करें कैंसर इन ओरल हेल्थ, या अगर हम बात करें कि जो हमारी ओरल हेल्थ रिलेटेड है उससे हम कैंसर फ्री कैसे रख सकते हैं, तो उसी से बात करने के लिए मेरे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर नौशीन, जो कि ओरल पैथोलॉजिस्ट है। आपका वेलकम हमारे प्रोग्राम में मैम। थैंक यू। और इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो ओरल हेल्थ है उसे कैसे ध्यान रख सकते हैं और उसे कैंसर से जितना हो सके उतना दूर रख सकते हैं। कैंसर क्या है? जैसे हमें पता है हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में कैंसर होता है, जैसे लंग, स्टमक, कोलन। वैसे क्या होता है, जब एक एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाती है मुंह में, तो हम उसको ऑरल कैंसर का नाम देते हैं। राइट। तो ये जो ऑरल कैंसर है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑरल कैविटी को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि लिप्स, टंग, सलाइवी ग्लैंड्स, आपका चीक्स, आपका पैलेट। ऐसे कोई रीजंस, या अगर हम टॉप 3 रीजंस की बात करें जिनकी वजह से ओरल कैंसर होता है? जी, अगर टॉप 3 रिस्क फैक्टर्स या टॉप 3 रीजंस मैं बोलूँ तो टॉप 3 में आएंगे। एक तो हैबिट्स हो गया, राइट, टबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन एंड माल न्यूट्रिशन। कभी विटामिन ए डिफिशिएंसी इज आल्सो रिलेटेड विद ऑरल कैंसर। राइट। फिर हो गया कि मैं बोलूँगी पेशेंट इग्नोरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। जैसे क्या होता है कि कभी डेंचर वेयरिंग पेशेंट होता है, या किसी पेशेंट में कोई शार्प टूथ होता है, टूटा हुआ दांत होता है, उसमें कोई शार्प एज रह जाती है, तो या जो डेंचर वेयरिंग पेशेंट होता है उसमें भी कुछ रफनेस होती है, तो वो क्या होता है, वो पेशेंट के मुंह में एक जख्म बनाता रहता है। तो लेकिन पेशेंट क्या करता है ना, वो इस चीज को ज्यादा ध्यान इग्नोरेंट करता है इस चीज का। लेकिन कभी मेडिकल शॉप पे चले गए, वो आपको कुछ ऑइंटमेंट दे देंगे, साइटी दे देंगे, बट वो क्या होता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू होता है, वो जो ट्रॉमा होता रहता है ऑरल म्यूकोसा में, तो वो एक बहुत बड़ा जख्म बन जाता है, जो इसी वजह से फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑरल कैंसर में। उसको हम बोलते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन ऑफ द ऑरल म्यूकोसा, तो वो ड्यू टू पेशेंट इग्नोरेंस हो जाता है। ओके मैम, यहीं पे मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा। अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट जो भी आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को एक रीजन होता है, किसकी वजह से टूथ एक होता है, सारे एक ही रीजन नहीं होते हैं, देयर आर मल्टीपल रीजंस, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेशेंट एक दवाई किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की और उससे उसको रिलैक्स हो गया, अब वो घर जाता है, ये हमें बहुत देखा है वैली में ऐसा होता है। अब वो घर जाता है, अगर दूसरे किसी पेशेंट में ऐसा कोई टूथ एक है या इन्फ्लेमेशन है, तो वो उसको बोल रहा है यू हैव दिस मेडिसिन, मैंने डॉक्टर से ली थी, मुझे इससे आराम आया, आप भी यही ले लो, माइट पॉसिबल आपको भी फर्क होगी। उस रिलेटेड क्या कहेंगे आप? जी, जो हमारे यहाँ बहुत मुझे लगता है कॉमन प्रॉब्लम है सेल्फ मेडिकेशन की। यहाँ पे आपको और मैंने बहुत देखा जो डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, हमें दांत में दर्द है तो ले लो कोई पेन किलर किसी मेडिकल शॉप से, या खुद से ले लो, आप चैट जीपीटी पे देख लो या गूगल पे देख लो, बट दैट्स नॉट द थिंग। आपको आना है, आपको हम देखेंगे जो आप में है कॉज ऑफ डेंटल पेन, वो नेसेसरली नहीं दूसरे में हो, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर किसी में जो है सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल पेन होती है, किसी को हम जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस से जब हमारे गम्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, खून आने लगता है हमारे ये मसूड़ों में, तो उसके लिए हम स्केलिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, या हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं। लेकिन अब किसी को दूसरी वजह से होता है, फॉर एग्जांपल डेंटल केरीज, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, रूट कनाल थेरेपी है आपका दांत बचाने के लिए। सो दिस इज नॉट लाइक सेल्फ मेडिकेशन, हाउ वी शुड स्टॉप सेल्फ मेडिकेशन। अगर हम अर्ली सिम्टम्स की बात करें अपने टूथ केयर में, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम है दैट कैन इंडिकेट टुवर्ड्स कैंसर? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो एक
टूथ कैंसर जो प्रेजेंट होता है एक अल्सर की तरह प्रेजेंट हो सकता है, नॉन हीलिंग अल्सर। 2 वीक हो गए लेकिन अल्सर बिल्कुल हील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कभी दर्द दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो एक अल्सर की तरह अगर आपके मुंह में कुछ एक अचानक से एक छाला आ गया तो हाँ, ये हील ही नहीं हो रहा है। आप इस पे ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, हील ही नहीं हो। आफ्टर 2 वीक्स देन यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट, या यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर डेफिनेटली। या आपके मुंह में कोई वाइट पैच है, उसको हम प्री मेलिग्नेंट लीजन्स बोलते हैं, जो मेलिग्नेंसी से पहले आते हैं मुंह में। तो यू हैव टू, आपको कोई किसी पेशेंट में हैबिट है स्मोकिंग की या टोबैको च्यूइंग की, तो उसको एक वाइट पैच मिलता है अपने मुंह में, तो दैट्स द अलार्मिंग साइन ऑफ मेलिग्नेंसी, प्री मेलिग्नेंसी। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर के पास जाएगा पेशेंट तो हम इंटरवीन करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो पेशेंट ठीक हो सकता है। अर्ली सिम्टम्स में ही इस चीज को ट्रीट किया जाए। प्री मेलिग्नेंट लीजन्स को बोलते हैं। कोई वाइट पैच आपने देख लिया मुंह में, या कोई स्वेलिंग, कोई गांठ अचानक से आ गई, तो वो हम चेक करेंगे जब आप हमारे पास आओगे। ये इन्फ्लेमेटरी है, नॉन इन्फ्लेमेटरी है, क्या वजह है। तो ये मुझे ये मेन साइंस एंड सिम्टम्स हैं ऑफ ओरल कैंसर। अगर हम बात करें, जो ऐसे कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो एट मोस्ट रिस्क होते हैं ओरल कैंसर के लिए, या ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो जिससे देख के ही आपको लगे कि नहीं, इसका जो आगे कुछ टाइम बाद इट विल फॉर्म अ कैंसर? ओके, देखिए, आप एज सच क्या है, जो टबैको, मैंने आपको बोला टबैको च्यूइंग, स्मोकलेस टबैको, जो आपको पता होगा, गुटखा जो है आपका, खैनी है, जो आता है मार्केट में, लोग खाते हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं। अब दूसरी यहाँ पे बात है कि जब आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आएगा जो टबैको, जिसको हिस्ट्री होगी, आपको हिस्ट्री देगा टबैको च्यूइंग हैबिट की या स्मोकिंग की, तब आपको यू हैव टू चेक फॉर दिस लीजन्स, लाइक व्हाट आई सेड, वाइट पैच, प्री मेलिग्नेंट लीजन्स, लिकोप्लेकिया, इथोप्लेकिया, सो दैट वहाँ पे आप फिर पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता आगे जाके वो ओरल मेलिग्नेंसी ना बने। ओके, और यहाँ पे आई वांट टू से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक मिथ है, अगर आप स्मोक नहीं कर रहे, अगर आप टबैको च्यू नहीं कर रहे, तो आपको ओरल कैंसर नहीं होगा। ओके, ये एक इट्स अ मिथ। अब एक तो उनको होगा ही होगा, लेकिन अब जो है बाकी इंडिविजुअल्स, वो भी एट रिस्क होते हैं। कैसे? मैं आपको बोलती हूँ, जैसे ऑरल हाइजीन वो मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि जो बहुत सारी जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में पाए जाते हैं, दे कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ द ओरल कैंसर। जो हम खाते हैं, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स सब चेंज हो गए हैं, और जैसे जो आज की यूथ है या यंग अडल्ट्स हैं, दे आर वो सिर्फ जंक पे डिपेंड है। तो जो क्या एक माल न्यूट्रिशन भी एक वन ऑफ द कॉज है ओरल कैंसर, जो विटामिन ए डिफिशिएंसी खासकर, इट इज रिलेटेड टू द ओरल कैंसर। ओके मैम, एक और सवाल मेरा होगा कि क्या ओरल कैंसर प्रिवेंटेबल है? जी, डेफिनेटली ये प्रिवेंटेबल है। आप पहले तो आपको सीजेशन ऑफ द हैबिट, अगर कोई च्यू कर रहा है, सब ये स्मोक कर रहा है, अल्कोहल कंजप्शन है, तो वो खुद से ही वो रिड्यूस या ख़त्म कर। उसके डी एडिक्शन सेंटर्स भी आते हैं, अराउंड वैली में बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स गवर्नमेंट ने खोले हैं। देन फिर दूसरा है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन करें, आप 6 मंथली चेकअप कराए, अपना डेंटल चेकअप कराए, आप ये अपने दांत क्लीन रखें, और कुछ आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो, कोई अल्सर तो नहीं ऐसे आ गया, कोई छाला तो नहीं आ गया जो हील ही नहीं हो रहा है, या कोई वाइट पैच तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, तो वो आप सेल्फ एग्जामिन करके, तो फिर अगर ऐसा खुदा ना खासा कुछ आपको लगता है, तो आप जा सकते हैं, कैन योरसेल्फ गो टू द डेंटल चेकअप, एंड दिस कैन बी प्रिवेंटेड। अर्ली डिटेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है जी इन सब चीज़ों? अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल रेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हमारे पास जो आते हैं केसेस ओरल मेलिग्नेंसी के, ओरल कैंसर के, वो बहुत लेट आते हैं, जब तक कि वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में फैल गया होता है, मेटास्टेसिस हो गया होता है, तब हम कुछ उतना खास फिर हम करते हैं ट्रीटमेंट, हम करते हैं नो डाउट, बट फिर उसमें सर्वाइवल रेट उतना अच्छा नहीं रहता है पेशेंट का। अगर हमें पहले ही ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है, जो स्ट्रक्चर्स में नहीं फैला हो, तो उससे वो हमारा इजी हो जाता है, पेशेंट का भी वो ट्रीटमेंट हम वो अच्छे से हो जाता है, और सर्वाइवल रेट भी इम्प्रूव हो जाती है।
अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें हो गया है, ओरल कैंसर हो गया है, हाँ। तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें कौन कौन से प्रोसीजर यूजुअली इन्वॉल्व रहते हाँ हैं? जी यूजुअली जो ऑरल कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट है या तो ये सर्जरी होती है। अगर किसी को यहाँ बोन में जॉ में चला गया है तो ये मैंडिबल हम रिसेक्ट करते हैं, फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं और साइड बाय साइड इसमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। अगर हम बात करें, ये तो हो गया पेशेंट सेल्फ अवेयर है, उसको खुद देखना अगर कोई सिम्टम। जी। डॉक्टर अर्ली डिटेक्शन कैसे देख सकता है इस चीज में? वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब एक क्लिनिशियन के पास पेशेंट आता है तो वो अगर उसको कोई भी डाउट लगता है, फॉर एग्जांपल एक अल्सर जैसा है, मैं बार बार बोलूँगी, ये पहले प्रेजेंट एक अल्सर की तरह ही कर सकता है ओरल कैंसर। तो हर एक अल्सर भी ओरल कैंसर नहीं है। तो अगर ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक क्लिनिशियन को डाउट होता है कि इट कैन बी ए मैलिग्नेंसी, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो एक बायोप्सी लेते हैं। Okay. ठीक है, हाँ। अगर बहुत बड़ा टिश्यू है ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर तो एक्सिस्टल बायोप्सी होती है। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है साइज लीजन का तो इंसिशनल बायोप्सी ऑन चेरी बायोप्सी होती है। फिर जी एक ऑरल पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है टिश्यू। वहाँ हमारा रोल आता है ऑरल पैथोलॉजिस्ट का। वहाँ पे फिर हम थ्रू माइक्रोस्कोप चेक करते हैं जो हमारे पास टिश्यू आते हैं उसमें जो सेल्स है उनका शेप, साइज क्या चेंज तो नहीं हुआ है, उनका आर्किटेक्चर ये चेंज तो नहीं हुआ सेल्स का, या एक माइटोटिक फिगर्स तो नहीं है, क्या कैंसर सेल्स है इसमें कि नहीं है। फिर हम देते हैं फाइनल डायग्नोसिस वेदर इट इज ऑरल कैंसर और नॉट। अगर हम कॉमन मिथ्स की बात करें, ऑलरेडी आपने कहा कि ऐसा पाया जाता है जो टबैको च्यू करते हैं या स्मोक करते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। अगर हम बात करें और इसके अलावा कोई और मिथ्स हैं जिसमें जो लोगों में अक्सर पाई जाती है कैंसर, ओरल कैंसर रिलेटेड? मिथ्स ये है कि किसी को लगता है कि खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर ये मुंह से रिलेटेड है तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा घर में बैठे बैठे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा जो आते हैं आजकल ये पाउडर्स आते हैं क्लीन करने के लिए टूथ, इनमें बहुत कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, बहुत मोटे मोटे। वो आपके दांतों को तो खराब करते ही है, लेकिन अगर आपका जो म्यूकोसा है जैसे चीक्स है, यहाँ से आपके गम्स है, अगर आपने वो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं तो वो जब एक बंदा यूज करता है फॉर क्लीनिंग हिज हार्ट टीथ तो उससे क्या हो जाता है, म्यूकोसा इरोड हो सकता है। वो आपके हाँ म्यूकोसा पे, ऑरल म्यूकोसा पे भी बुरा इफेक्ट करेगा आपके दांतों पे। तो इट्स अ बिग नो फॉर दैट। मतलब आप कभी वो सब यूज नहीं करना चाहिए कि ये मंजन है तो इसके आपके दांत आपके क्लीन हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। नो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम ऐसे टिप्स की बात करें जिससे हम कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं या नॉर्मली अपनी जो हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, उसको मेंटेन रख सकते हैं, तो आपकी तरफ से ऐसी क्या क्या टिप्स होंगी? पहले तो आप अपना, मुझे लगता है, डाइट अच्छा कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। एक जो माल न्यूट्रिशन वन ऑफ द कॉजेज, मैंने आप पहले भी बोला, एक ऑरल कैंसर का माल न्यूट्रिशन है कॉज। फिर आप अपना 6 मंथली डेंटल चेकअप कराइए। हाँ, स्केलिंग, आप क्लीनिंग कराइए अपने दांत की। कहीं अगर लाइक फॉर डेंटल केरीज है, मुंह में कोई कीड़ा लग गया है, हाँ, दैट शुड बी फिल्ड। तो ऐसे अपने ओरल हाइजीन जो प्रैक्टिसेस है वो इम्प्रूव कीजिए। आप ब्रशिंग कीजिए ट्वाइस अ डे, सुबह शाम, यूज़ ऑफ माउथ वॉशेस। तो यस, आई थिंक दैट्स। आपने स्केलिंग कहा और आप यूजुअली हम टीथ पॉलिशिंग भी कहते हैं। जी। एक ऐसी चीज़ भी मैंने देखी, लोगों में एक ऐसा नोशन है कि वंस यू डू द स्केलिंग आपके जो गम्स हैं या आपके जो टीथ हैं वो लूज हो जाते हैं, अक्सर ऐसा लोग कहते हैं। तो इस चीज़ के साथ इसका कोई रिलेशन है? बेसिकली क्या होता है, जो मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे बोला भी है कि मैम हम नहीं कराएंगे क्लीनिंग, बस जब भी हमने कराई हमारे जो दांत है वो लूज होने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये पेशेंट हमारे पास आता है, ऑलरेडी जो इसका दांत जो होता है वो इन एंड अराउंड होता है, भरा हुआ होता है कैलकुलस से, गंदगी से। वो कैलकुलस एक पत्थर जैसा बन गया होता है। फिर जब हम उसको बोलते हैं कि आपको स्केलिंग की नीड है और हम उसकी स्केलिंग करते हैं, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो उठा देता है उस कैलकुलस को। तो वो ऑलरेडी जो दांत होता है ना उसमें बोन लॉस हो गया होता है। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। बोन लॉस हो गया तो वो हिलने लगता है।
ओके ओके, हाँ वो हाँ ऑलरेडी दांत में बोन लॉस हो चुका होता है। हाँ वो हाँ सिर्फ जो कैलकुलस से गंदगी जमी होती है उससे वो उसके निकलने स्टैंड से होता है। ओके तो पेशेंट को क्या लगता है मेरा दांत जो वो ना पहले ही ठीक था। ठीक था तो स्केलिंग के बाद हाँ, खराब हो गया। खराब हो गया, ऐसा हाँ हाँ कुछ नहीं है, इट्स अ बिगेस्ट मिथ। और यूजुअली मैंने ये भी सुना है कि आफ्टर स्केलिंग आफ्टर पॉलिशिंग हाँ आपकी जो सेंसिटिविटी है हाँ हाँ दांतों की काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा हाँ हाँ, इस रिलेटेड एक क्या कहेंगे आप? माइल्ड रह सकती है। हम एक लाइक एक एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट भी देते हैं उसके बाद आफ्टर द प्रोसीजर, बट नहीं, वो कुछ टाइम के बाद सबसाइड हो जाती है। सबसाइड हो जाती हाँ, है। जो कीड़ी दांत में कीड़े हैं या आपके मतलब रिसीड हो गए हैं, गम टच रूट एक्सपोज, फिर उस वजह से उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है, ना कि इस वजह से कि आपने स्केलिंग और पॉलिशिंग कराई है। अगर हम बात करें, अगर लोग जो ओरल हेल्थ अपनी बड़ी हाँ लाइटली ले लेते हैं, हाँ कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक, इफ़ आई हैव टू टेक पेन किलर ले लिया, हाँ तो एज अ डेंटिस्ट हाँ और एज अ सोसाइटी हमें ऐसी कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे अवेयरनेस है, कैंप्स है, तो ऐसे कैसे प्रोग्राम्स करने जिससे हम लोगों में अवेयरनेस लाए? एट माइनर लेवल हो रहा है, बट बात फिर वही आती है लोकल लोगों की, जो एजुकेटेड है माइट पॉसिबल वो पढ़ के भी कर लेगा, बट अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंची है या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, डॉक्टर्स के पास आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ऐसा क्या करना चाहिए हमें सोसाइटी में जिसमें उनमें भी जो अवेयरनेस है ओरल हेल्थ को लेकर जाग जाए? हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है हे हेल्थ केयर। हमें एक हर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर इसमें एसोसिएटेड है। ओके तो अभी तक हमने बहुत सारे कैंप्स किए, यहाँ अर्बन एरिया में भी, रूरल एरिया में भी, डेंटल टू स्प्रेड द डेंटल अवेयरनेस। तो इंशाल्लाह हम आगे भी ये कंटिन्यू करेंगे। और अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, हे हेल्थ केयर क्या है, व्हाट इज इट एक्चुअली? हमारा एक अपकमिंग CME है 4th Jan को at 8 PM ऑन टॉपिक ऑफ मैक्सोफेशियल प्रोस्थेसिस। हमें जी बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं महाराष्ट्र से भी, सो यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम। इज इट एन ऑनलाइन प्रोग्राम और या एन इट्स एन ऑफलाइन? ओके हाँ, बाकायदा एक लिंक शेयर होगा, तो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड ज्वाइन द प्रोग्राम। Is it specifically for doctors or like No, other it's people for as well? everybody, doctors and general public also. थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। Thank you. इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपने और अपनी बॉडी का खूब ख्याल रखें।